आवाज आ रही है बेटा? यस मैम आ रही ओके। तो वेयर आर अदर्स? टाइम टेबल चेंज है, ये तो आप लोगों को मिल गया ना न्यू टाइम टेबल? ये जो नहीं है। So today I'm going to ask some question. I'll do ask some questions. Okay. As our syllabus is completed, so as I told last class that I will ask questions from the respiratory system. Okay. So Harshita Tiwari. Harshita. गुड इवनिंग मैम। हर्षिता, गुड इवनिंग बेटा। ये तो आप लोगों का अच्छा है, जैसे ही क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करो तो आप लोग गायब हो जाते हो। हर्षिता लेफ्ट की मीटिंग। हर्षिता, आई एम आस्किंग, आई एम टॉकिंग टू यू। I told I will ask the questions from the respiratory system. Last class I told. Okay. Friday को मैं आपसे पूछूंगी. So today is Monday. So Harshita, I'm asking. Where is Harshita? Harshita, यस tell मैम। me. Yeah, beta. Tell me यस what मैम। is the main function of respiratory system? Main function of respiratory system. Why this much less student today? So only 8 students are there. टाइम टेबल तो ग्रुप में पड़ा हुआ है ना, न्यू टाइम टेबल। यस मैम। एंड व्हाट हैपेंड टुडे? आई थॉट कि मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिवाइज कराऊंगी, बट स्टूडेंट्स ही नहीं है तो किसको रिवाइज कराऊं? तो टेल मी व्हाट्स द अब मैं आप लोगों को हर क्लास में, किसी भी क्लास में क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, ठीक है? तो और मैं वो टॉपिक आप लोगों को पहले से बता दिया करूँगी कि ये टॉपिक है और इसको आपको पढ़ के आना है, पढ़ के प्रिपेयर रखना है। ओके। इन नेक्स्ट ओके। क्लास आई विल आस्क, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि रेस्पिरेटरी से क्वेश्चन पूछूंगी। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। टेल मी द आंसर, बताओ बेटा हर्षिता। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? आफ्ताब, हाँ बेटा बोलो। आफ्ताब, यू टेल। आफ्ताब, raise hand, you have raised hand ना? What happened? प्रतीक, क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन? मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि अपना एक नेटवर्क है मैम, ऑर्गन्स का और मैम टिश्यूज का, और जो कि हेल्प करता है मैम ब्रीथ वगैरह में। और जो लंग्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और जो और इनकी पावर, जैसे कि मसल्स की पावर को मतलब वो इंक्रीज करता है। और मैम ऑक्सीजन को मतलब थ्रो मतलब इंटेक इंटेक ऑक्सीजन को इंटेक करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब
जो वेस्ट गैसेस होती हैं उनको बाहर करता है। इस जो फंक्शन होता है वो इसी का होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, मेन फंक्शन है इसका, पावर तो आप नहीं बोलेंगी, मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैस, सिंपल बस वर्ड है एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब कि ऑक्सीजन को इनटेक करता है और इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड एक्सहेल को करना, सबसे ऑब्जर्व मेन करना। फंक्शन है। अदर देन अदर फंक्शंस भी है उसके, एक्सक्रीशन ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस, जो आपके वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसमें मतलब जो इवापोरेट हो जाते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो इवापोरेट हो जाते हैं, जो गैसेस होती हैं, और जो ड्रग्स आपकी, जो आपकी ड्रग्स हैं या फिर टॉक्सिन्स हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, उसको भी आउटसाइड एक्सक्रीट आउट करता है। यस ठीक मैम। है, साथ यस मैम। साथ में पीएच को भी मेंटेन करता है, और जो वाटर बैलेंस है, क्योंकि जब उसको हम मेंटेन करता है। हाँ उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या होगा, उसके साथ साथ वाटर भी, हमारे थोड़े बहुत वाटर वेपर्स भी आउटसाइड दी बॉडी जाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होते हैं। सो ये इसकी यस मेन मैम। फंक्शन है। देन अर्पित कटियार, अर्पित, यस what मैम। are what are the organs comes under respiratory system, कौन कौन से organs आते हैं? नोस, हम्म, nose, फ्रांस, हाँ बेटा, nose आगे, नोस, फेरांस, लंग्स, हम्म, pharynx, lungs, और बीच के और कहाँ गए? nose, nasal cavity, then आपका pharynx, then larynx, then trachea होता है, then bronchi, then bronchiole and then alveoli। तो जो bronchi, bronchiole और alveoli है, ये सारे आपके किसके अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर। ठीक है, so यस मैम। what is the main unit of respiratory system? अर्पित, कौन सी मेन यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की? ऑक्सीजन। हाँ? क्या बेटा? जहाँ पर आपका एक्सक्रीशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यस मैम। कौन सी यूनिट है? मैम क्या कह रही हैं? मेन यूनिट कौन सी है जहाँ आपका लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन यूनिट जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है? मैम मैं बताऊं? हाँ, हाँ बोलो मैम सीमा। alveoli। एल्वेलॉय, ठीक है, एल्वेलॉय इज द मेन यूनिट जहाँ पर की एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यस 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 मैम। यस मैम। ओके, क्योंकि लंग्स में आपके बहुत सारे एल्वेलॉय होते हैं, वहाँ पर मैम ही जो मेन ऑक्सीजन स्मॉल्स, होता है। जो एलवाई मतलब जो नसल्स होती हैं उसमें स्मॉल्स में मतलब डिवाइड हो जाती हैं, जो सबसे छोटी हाँ, होती है वो जो मतलब लंग्स। स्मॉलेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एल्वेलॉय है, मतलब लंग्स आपका पूरा एल्वेलॉय से कवर होता है, उसके अंदर लंग्स में आपके एल्वेलॉय है। ये सारा बताया है बेटा मैंने कि जो आपके जो ट्रैकिया है वो फिर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई में, देन राइट यस और मैम। लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई आपके लंग्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर ये फिर फर्दर एक ब्रांच की तरह डिवाइड होते हैं। ठीक है, यस सेकेंडरी, यस मैम। टर्शियरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन फाइनली जो होते हैं एल्वेलॉय, जहाँ पर एयर शैक, मतलब एक गोल गोल पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर कि मेन ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। जो फेरिंग्स में, फेरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है? फेरिंग्स फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड होता जाता। कौन कौन से?
फेरिंग्स आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा, कौन बताएगा? वरुण, हाँ वरुण, Yes, ma'am. कौन Ma'am, कौन से पार्ट? nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. ठीक है, नोज़ोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरिंजोफैरिंक्स, ठीक है। यस तो मैम, yes, कौन सा पार्ट है जो दोनों आपके डाइजेशन और नैसो मतलब रेस्पिरेटरी में काम आता है? दोनों ही कॉमन पार्ट है। इन तीनों में से कौन सा आपका दोनों सिस्टम में इंक्लूड होता है? नैसो और लैरिंजो में। Oro. औरो, हाँ, ठीक है। ऑरोफैरिंक्स होता है जो कि आपका दोनों ही डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। देन इसके बाद आप लंग्स का, लंग्स कितने लूप्स में डिवाइडेड है? राइट लंग्स, Three मैम दो lobes. part, राइट लंग, मैम Three राइट lobes. और एक एक करके भाई बोलो। प्रदीप, हाँ बोलो बेटा। राइट लंग मैम कितने पार्ट्स में डिवाइड, 3 लोब में डिवाइड है? मैम वो जो राइट है मैम वो 3 लोब में डिवाइड है, और मैम जो लेफ्ट है वो मैम 2 में डिवाइड है मैम। अच्छा, ठीक है। इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन सी होती है, लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग? Pleura. ओके, देन मैम प्लूरा राइट है। देन जया, जया चौरसिया, ये बताइए बेटा, Yes, ma'am. what which muscles are involved in respiration? Ma'am, Respiration, diaphragm, intercostal muscle. diaphragm and intercostal muscles, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, क्या मैकेनिज्म है? Yes, ma'am. In case of inspiration, diaphragm and intercostal muscle contract, and the pressure from the atmosphere goes inside the lungs, and हम्म, the inspiration takes place. And in case of expiration, it is a passive process in which diaphragm and intercostal muscle relaxes, so that the हम्म, air from the lungs goes out to the atmosphere, and we can say it is breathing out. ओके, ठीक है। मतलब आप वर्बली तो इतना ही बोल पाएंगे, लिखना है तो थोड़ा आपको ज़्यादा ही लिखना है, ठीक है। देन कुछ इसमें मैंने वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पढ़ाई थी। अवनीत कुमार आपके क्लास का है बच्चा? पता नहीं मैम। यस मैम। अवनीत, मुझे तो नहीं याद आ रहा अवनीत कौन है। मैम यस अपनी क्लास का है। ओके, हाँ, उसमें से व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? मैम टाइडल इज वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ मैम, जो मतलब हम क्षमता होती है मतलब गैस को मतलब इनहेल करने की इन आवर बॉडी, लंग्स में जो कैपेसिटी होती है मैम, ये कैपेसिटी होती है मैम 6 लीटर करीब होती है मैम। लीटर नहीं मतलब उसमें अरे मैम वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग इन एंड पासिंग आउट ऑफ द लंग्स, मतलब यस नॉर्मल मैम, कंडीशन में आप कितना नॉर्मल, एक आप नॉर्मल ब्रीथ के टाइम पे कितना एयर पास कर पाते हैं और कितना एयर मतलब इनहेल कर पाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि आपका कितना 0.5 लीटर है, 0.5 ना कि 5, ठीक है। यस मैम। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन,
कैसे रेगुलेट होता है आपका रेस्पिरेशन? कौन बताएगा? याद है किसी को? सीमा याद है बेटा कैसे रेगुलेट होता है? मैम इसकी वर्किंग तो मुझे मालूम है, पर रेगुलेशन मैम आपका रेगुलेट क्वेश्चन थोड़ा, हाँ थोड़ा बता दीजिए। क्वेश्चन में मतलब कि जो आपका रेस्पिरेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है? रेगुलेशन बोल दो या तो फिर कंट्रोल बोलो। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन या फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे ये रेगुलेट होता है ये पढ़ाया था मैंने। दो तरीके से ये आपका रेगुलेशन होता है बॉडी में। पहला एक नर्वस कंट्रोल, दूसरा है केमिकल कंट्रोल। ठीक है, नर्वस कंट्रोल में आपके जो रेस्पिरेटरी, नर्वस कंट्रोल नाम से ही समझ आ रहा है, सीएनएस में कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ से जो आपका रेस्पिरेशन है, जो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, इसकी स्पीड, इसका रिदम, मतलब कितनी स्पीड से हमें इनहेल करना है, कितने स्पीड से नहीं करना है, कितने उसे कब क्या क्या स्पीड होगी, रिदम होगी। ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये हमारे कंट्रोल, दो सेंटर्स होते हैं सीएनएस में, एक हमारा कंट्रोल में होता है, एक हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मतलब जो हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं विच इज इन नॉट आवर कंट्रोल, वो होते हैं आपके कहाँ पर? ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंटर में। ठीक है, ब्रेन जब आपने सीएनएस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब उसकी रिदम को, आपके रेस्पिरेशन की रिदम को, किस स्पीड से रेस्पिरेशन होना है। ठीक है, मतलब कि ये इम्पल्स सेंड करते हैं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को नर्व के थ्रू, कि कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, इस टाइप से। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं। दूसरा आपका है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या है कि बॉडी में कितना लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो बॉडी में आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, आपके काम का उतना नहीं है, इसलिए मैं बस इतना समझ लो कि जो आपकी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है या फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी में क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस चीज़ को सेंस करते हैं, केमिकल को सेंस करते हैं कि केमिकल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको वो जो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे बॉडी में, आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड आर्टरीज में, ये क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है और सेंटर और मैसेज भेजते हैं सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में कि कंसंट्रेशन बढ़ गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जल्दी जल्दी मतलब आप इनहेले जो ये है वेंटिलेशन प्रोसेस, इसको वेंटिलेशन बोलते हैं, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है उसको इंक्रीज करो। ठीक है, और ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया है तो भी मतलब सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन कम हो गया है बॉडी में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में इम्पल्सेस जाएंगे और मेडुला ऑब्लोंगेटा से आएगा मैसेज कि डायफ्राम और उसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल इम्पल्सेस में आएगा कि जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो और मतलब प्रोसेस है स्पीड अप करो। ओके, इस टाइप से आपस में इनका जो क्या सीएनएस और जो ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, सो तो दो तरीके से कंट्रोल है, एक नर्वस कंट्रोल और एक केमिकल। नर्वस में क्या है, पहला कि जो सीएनएस बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, किधर पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है,
दूसरा आपका केमिकल कंट्रोल कैसे होता है कि बॉडी में अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम हो गई या कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो गई, तो ये जो इसमें रिसेप्टर्स होते हैं पेरिफेरल बॉडी में, वो सेंस करते हैं और मैसेज भेजते हैं सीएनएस में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब वो जो वेंटिलेशन प्रोसेस है बढ़ा देगा, ठीक है। और जब तक कि लेवल पे नहीं आ जाता, जब तक कि होमियोस्टेसिस मेंटेन नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। अगेन फिर रिलैक्स हो जाता, मतलब अगेन फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ओके, सो इस तरह से कंट्रोल होता है दो तरीके से, राइट। जो आपके जो रिसेप्टर है मैं बता रही हूँ, वो होते हैं कैरोटिड बॉडीज एंड एरोटिक बॉडीज, ठीक है। तो जो ये सब मैं जब पढ़ाया था आप लोगों को, तभी ये सब दिखाया था बेटा। अब वो है कि आप लोगों को भी याद नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये एक काम करती हूँ कि ये रेस्पिरेशन आप लोगों का क्लास में हुआ था ना, बोर्ड पे हुआ था, राइट। एक मिनट रुकना, मैं एवरीबडी इज देयर ना, कोई ऐसा तो नहीं कि ऑन करके चले गए बच्चे, सुन रहे हैं ना आप लोग? यस मैम। हेलो, यस मैम। ओके। अदरवाइज मैं इतना मेहनत करूँ आप लोगों को फिर से बताऊं पढ़ाऊं और फिर आप लोग ना सुन रहे हो, तो दैट डजंट लुक गुड, ओके। क्योंकि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी आपको दोबारा चीज़ें पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान से पढ़ो। फिर एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर आपके ये मेडुला ऑब्लोंग, ये सीएनएस का अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको यहाँ ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पर दो सेंटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और जो ये डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई चेंजेस होता है, और आपको केमिकल, और जो केमिकल मैं बता रही हूँ, केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है, जो रिसेप्टर मैं बता रही हूँ, एरोटिक बॉडी एंड कैरोटिक बॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एरोटिक बॉडी प्रेजेंट होते हैं आपके ये आर्क ऑफ एरोटा, ये कल मैं ये लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। हार्ट में जो आर्क ऑफ एरोटा होता है वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं एरोटिक बॉडी, ठीक है। तो ये जो आपकी इधर ये एरोटिक बॉडी और ये है आपकी कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, इधर आपके नेक के पास आएगा, ये नेक के पास वाला एरिया, वहाँ पर दोनों साइड होती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में होता है कैरोटिड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिसेप्टर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दो जो रिसेप्टर्स हैं, ये आपकी जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें कितना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का है और कितना कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का सेंस करते हैं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या तो ऑक्सीजन कम है, तो ये क्या करते हैं, ये सिग्नल, देखो ये एरो दिखा रहा है, सिग्नल भेजते हैं सेंसरी नर्व के थ्रू, कहाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, सीएनएस में। देन सीएनएस इसको क्या है, देन सीएनएस आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम है उनपे उनको सिग्नल भेजता है तो कॉन्ट्रैक्ट फास्ट, ओके, रिदम बढ़ा देता है, ओके। तो रिदम बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है। समझ आया बेटा, देख लिया ये रिसेप्टर्स, ओके। नाउ अभी मैंने ओपन किया ही है तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। ये मैंने क्लास में भी डायग्राम बनाया था, अगर याद हो आपको, इनहेलेशन और
वेंटिलेशन का, कैसे इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। दिख रहा है डायग्राम? ठीक है, तो ये आपकी डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। ठीक है, इस बुक पे मत जाना बेटा, ये बुक आपकी वाली नहीं है, ये थोड़ा ये टोटोरा है, बस इससे आप अपने मतलब का देख लो कि ये आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ठीक है, और ये डायफ्राम है। ओके, ये डायफ्राम है और ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। तो जैसे ही आप इसमें आते हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg। ठीक है, नॉर्मल जब आप क्वाइट में, जब आप रेस्ट पे होते हैं, मतलब जब ना इनहेल हो रहा होता है ना एक्सहेल, तो उस टाइम क्या होता है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है और जो आपके लंग्स का एटमॉस्फेयर है वो सेम रहता है। ठीक है, 760। ठीक है, दोनों जगह का एटमॉस्फेयर सेम रहेगा, तो ना इनहेलेशन होगी ना एक्सहेलेशन होगी। अब क्या है, जैसे ही क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे जाएगा। इस डायग्राम से देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और डायफ्राम भी नीचे जाएगा। ठीक है, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो क्या है, अंदर की कैविटी बड़ी हो जाएगी। अंदर की कैविटी बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, जो प्रेशर इनसाइड है वो कम हो जाएगा ना। ठीक है, जब अंदर की कैविटी बढ़ जाएगी तो जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, राइट। ठीक है, वेल जब आपका एक्सहेल कैसे होता है, फिर ये जो डायफ्राम आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, फ्लैट हो गई थी, वो वापस अपने शेप में आ जाएगी, डोम शेप में। ये डोम शेप होता है, वापस अपने शेप में चली जाएगी और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी आउटसाइड प्रेशर। ये 760 है, ये 762 है, तो मतलब कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। इसीलिए क्या होता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो कोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो आपके क्या है, वापस आ रहे हैं, रिलैक्स हो रही हैं, और डायफ्राम भी आपकी रिलैक्स हो रही है, दोनों ही रिलैक्स हो रही है, जिसकी वजह से एयर बाहर जा रही है। ओके, समझ आया? चलो, अभी मैंने ओपन ही आज किया है, तो मैं आपको एल्वेलॉय का भी डायग्राम दिखा दूँ। ठीक है, वो आपका नोज और फिर नोज नेसल कैविटी आता है, उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स, ट्रैकिया के बाद ये फर्दर आपके जो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकस राइट, जो ये आपकी ब्रोंकाई है वो दो में, जो ट्रैकिया है वो दो में डिवाइड होता है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो ब्रोंकाई मतलब दोनों की बात कर रहे हैं और ब्रोंकस मतलब एक ही, तो राइट वाले में राइट ब्रोंकस, लेफ्ट में लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, फिर ये फर्दर आपको दिख रहा है, फर्दर ये छोटा छोटा डिवाइड हो गया है। ठीक है, जब ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, सबसे लास्ट वाली ब्रोंक्यूल, उसका स्ट्रक्चर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा, आपको ये इतना डीप में एग्जाम में नहीं लिखना, ये बनाना नहीं है, ये बी फॉर्म के लिए है, बट मैं आपको ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में इजी रहे इसलिए दिखा रही हूँ। हाँ, तो इस तरह के ये जो छोटे छोटे हैं, इनमें से ये डायग्राम, एक का डायग्राम दिखाया गया, इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो आपके जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होते हैं और ये फाइनली ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, पल्मिनरी ब्रोंक्यूल एंड देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल।
फिर उसी में होते हैं ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं एल्वेलॉय। ये एल्वेलॉय है आपकी, ये एक एल्वेलॉय है और ये पूरा क्या है, एल्वेलॉय सैक है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये गोल गोल ये है एल्वेलॉय। यहाँ पर ही आपका एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है, इस डायग्राम में आप देखो रेड और ब्लू ब्लड वेसल्स हैं, मतलब आर्टरीज और वेन है। तो ठीक है, ये जो आर्टरीज और वेन है ये पूरे ऐसे कवर किए होते हैं नेटवर्क की तरह। ठीक है, जैसे जाल बना हुआ है। ओके, तो जब आपकी ऑक्सीजन, जैसे आपने इनहेल किया तो इनहेल आपकी नोज नसल कैविटी और ये पूरा फॉलो करते करते कहाँ आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है, सैक में आ जाएगी। ठीक है, सैक से एल्वेलॉय में आ जाएगी। अब एयर जो यहाँ पर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी और जो ब्लड वेसल्स में है कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कम रहेगी ऑक्सीजन की, क्योंकि वो पूरी बॉडी से यूज होके आई है। ठीक है, तो इसमें आपकी यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम रहेगी इन ब्लड वेसल्स में, और इसके अंदर जो एयर आई है, हमने जो इनहेल किया है, उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा रहेगी। अब आपको ये पता है नॉर्मल फिनोमिना दैट सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में मतलब कि जब तक कि आपकी कंसंट्रेशन दोनों साइड इक्वल ना हो जाए तब तक वो सिंपल डिफ्यूज आउट होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी ऑक्सीजन होगी एल्वेलॉय से किस में चली जाएगी, ब्लड वेसल्स में, और जो ब्लड वेसल में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहाँ जाएगी, एल्वेलॉय में। ये प्रोसेस कब तक होता है, जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस, जब तक कि जब ब्लड वेसल और एल्वेलॉय दोनों जगह का जो कंसंट्रेशन है, एयर की कंसंट्रेशन है, वो सेम ना हो जाए। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल सपोज आपकी जो एल्वेलॉय में ऑक्सीजन है 4 समझ लो, 4 मॉलिक्यूल है, और आपकी जो ये ब्लड वेसल्स हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। तो जब तक कि एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ ना चला जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन से इसमें चला जाएगा, मतलब 3 दोनों साइड दोनों हो गए, इक्वल हो गए। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सपोज इसमें है 10, ठीक है, और एल्वेलॉय में है 2। ठीक है, तो जब आपकी क्या है 10 इधर 10 है, इधर 2 है, तो ये आपके जो पूरा 6 मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा ताकि 8 दोनों साइड हो जाए। तो जो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन्हीं से होते हुए पूरा सेम ये आपके एल्वेलॉय से ये सारे ब्रोंकियल और लंग्स और नोज फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये समझ आए। इस तरह से एल्वेलॉय होते हैं ये गोल गोल, और इन्हीं में ये नेटवर्क कैपिलरीज होती है। ठीक है, और फिर इनका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन गैस एयर का एक्सचेंज होता है। समझ आया, समझ आया बेटा डायग्राम से। हेलो हेलो, यस मैम। ओके, तो ठीक है, तो ये है आपका इस तरह से एक्सचेंज होता है। एक बार सुपरफिशियली बता दूं, ये है नोज, ये इसके बाद ये आता है नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के बाद आता है ये फेरिंग्स। फेरिंग्स आपका 3 में डिवाइड है, ओरोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, देन आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया आपका 2 में डिवाइड हो जाता है, मेन ये राइट ब्रोंकस और ये लेफ्ट ब्रोंकस, और दोनों को अगर दोनों की बात करते हैं तो वो है ब्रोंकाई, देन ये लंग्स। ठीक है, लंग्स में ही होते हैं आपके रेस्पिरेटरी यूनिट जिन्हें बोलते हैं एल्वेलॉय। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, क्लियर, कुछ पूछना है? सीमा क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। डायग्राम से कुछ समझ आया कैसे क्या होता है? यस मैम। कुछ पूछना है इससे पूछो, अदरवाइज
ओके, थैंक यू मैम। नो डाउट। पढ़कर आए थे बेटा आज? यस पढ़ा मैम। था यस ये? मैम। पढ़ा था ये? यस मैम। तो मतलब इतना कि मैं डीप समझू बेटा। मैम, इतना डीपली नहीं था, लेकिन फिर भी था, ओरली था। अभी तो डीपली मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रही थी। वो डायग्राम आपके उसका नहीं था। मैंने पहले भी बोला कि ये डायग्राम्स आपके लिए नहीं है, ये थोड़ा बी फॉर्म लेवल या उससे ज़्यादा के हैं। तो मैं सिर्फ आपको समझाने, ताकि आपके माइंड में होगा ना कि किस टाइप से होता है, क्या होता है। जब तक आप विजुअली नहीं देखते हो तो उतना नहीं समझ आता है, राइट। तो उस चीज़ को मैं मतलब उस एक्चुअली में कैसे होता है मैकेनिज्म, वो मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह के डायग्राम्स को यूज़ करती हूँ। अदरवाइज आपको आप डी फॉर्म में ये डायग्राम्स बनाने, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया दिखाया एल्वेलॉय और नॉल, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। ये मैम बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग में ये है, अगर है तो हम बना सकते हैं। हाँ, खूब बना सकते हो। मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी, मैं मैंडेटरी की बात नहीं कहूँगी। अगर जैसे आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाए, आपको बनाना पड़ेगा मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा, राइट। या फिर लंग्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा, या एल्वेलॉय आप शॉर्ट बना सकते हैं। बट ऐसा जैसे मैंने अभी नेटवर्क और कैपिलरी ये सब दिखाया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया था, राइट। यस मैम। Anyone have any other doubt regarding today's class? No? तो मैम Okay. So, okay, first I'll stop recording.